यत्प्रसादात् प्रवर्तते। तो कल आपको नियम बता रहे थे, तो उसमें से कल स्वर संधि के नियम आपके खत्म हो गए। वैसे जितने हो गए उसमें से एक नियम आपको देना रह गया था, विसर्ग संधि का एक नियम। तो यदि न हो तो वैसे वो व्यंजन संधि में लेना पड़ेगा। और व्यंजन संधि के नियम लिखो, उसमें वो लिख देंगे कौन से नियम लिखना है। अभी व्यंजन संधि के नियम लिखना है। तो उसमें से पहला आया था मोह, दूसरे कुछ नियम आए नहीं वैसे तो। व्यंजन संधि का पहला नियम है, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं है इसमें, जितने आए उतने देने हैं सिर्फ अभी तक। छोड़ दो। एक एक पेज छोड़ देना आगे, अब पता नहीं ज़्यादा कितने नियम आएंगे। तो अभी शब्द अथवा उपसर्ग आदि अवयवों के अंत में म हो तो उसका एक संधि उन्होंने बताया था। क्या है नियम? शब्दों के पूछें, पहले व्यंजन संधि का पूछेंगे, लेकिन अभी एक बार ये बहुत सारे हैं ना, ये 2-3 है, इतनों खत्म करते फिर उसका रिवीजन करेंगे व्यंजन संधि का। ये इसका स्वर संधि का। शब्दों के अथवा उपसर्ग आदि अवयवों के उपसर्ग आदि अवयवों के अंत में शब्दों के अथवा उपसर्ग आदि अवयवों के अंत में म हो और पश्चात कोई भी व्यंजन हो तो म का अनुस्वार होता है। म का अनुस्वार होता है, परंतु म के आगे श, स, ह ये वर्ण आने पर अनुस्वार अवश्य होता है।
क्या लिखा, शब्दों के अथवा उपसर्गादि अव्ययों के अंत में म हो और पश्चात कोई भी व्यंजन हो तो म का अनुस्वार होता है, परंतु म के आगे श, श, सह ए वर्ण आने पर अनुस्वार अवश्य होता है। जब आगे जब हाँ जय जिनेंद्र ताई सामायिकला बसले तरी माझा ऑनलाईन क्लास चालू आहे. हां तुम्ही आहे ना तुमचं म्हणजे तुम्ही आहे ना का जाणार आहे लगेच निघालाय. हां 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 मग हां ठीक जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र. कोण आलं तर मग सांगू. अच्छा ठीक. तुम्ही असेल तर एक तासाभरात एक अर्धा तासात होतंय त्यांचं थांबा पाहिजे तर. हां ठीक. श, स अथवा ह ए वर्ण आने पर अनुस्वार अवश्य होता है. उसके आगे जब अनुस्वार नहीं होता है, जब अनुस्वार नहीं होता है तब आगे का व्यंजन जिस वर्ग का हो जिस वर्ग का हो उस वर्ग का अनुस्वार अनुनासिक उस वर्ग का अनुनासिक उस म के स्थान पर होता है. थोड़ा बड़ा नियम है, लिखिए पूरा. आगे य यानी आगे ने म के आगे लिखो. म के आगे य व ल य व ल हो तो उस म का क्रमशः य व ल होता है. उदाहरण क्या है, कविम नमति जैसे. अब पहले नियम क्या, एक बार नियम देखते वापस. शब्दों के अथवा
उपसर्गादि अवयवों के अंत में म हो, यानी किसी भी शब्द के अंत में म हो, और पश्चात कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन है, म के आगे कोई भी व्यंजन आए तो म का अनुस्वार होता है। आप अब यहाँ पर उदाहरण में क्या लिखा है, कविम नमति, तो म के आगे न आया है तो क्या करेंगे, उसका म का अनुस्वार होता है। इसलिए म का क्या करेंगे, अनुस्वार करते हैं। आगे, परंतु म के आगे श, श, स, ह ए वर्ण आने पर अनुस्वार अवश्य होता है। यदि इस म के आगे कविम, शंसति ऐसा आ जाए, तो यहाँ पे श है ना, या नियम क्या है, श, श, स, ह ए आने पर अनुस्वार अवश्य होता है। यानी नियम से श, श, स और ह आए तो इस म का अनुस्वार नियम से करना है, इसलिए कविम शंसति बना। समझ में आया? कविम नमति है, ये कोई भी वर्ण आए तो उसका म का अनुस्वार किया। यदि श, श, स, ह आए तो अनुस्वार नियम से होता ही है। आप आगे दोनों समझ में आए? परंतु म के आगे श, श, स, ह ए वर्ण आने पर अनुस्वार अवश्य होता है। जब अनुस्वार नहीं होता है तब आगे का व्यंजन जिस वर्ग का हो उस वर्ग का अनुनासिक होता है। इसका अर्थ क्या है, जैसे अंग शब्द लिखा जाता है, अंग, बराबर है। अब यार अम आया नहीं तो इसका क्या करते हैं संस्कृत में लिखते समय, अब ग आगे का व्यंजन जिस वर्ग का है, किस वर्ग का है वो, क वर्ग का है, उसका अनुनासिक क्या हुआ, क, ख, ग, घ, य अनुनासिक है इसका, तो इसका क्या बना, ये इस म के स्थान पर ऐसे इसको अलग लिखते, पहले अम प्लस ग लिखा मैंने, बराबर। अब ये ग किस वर्ग का है, क वर्ग का है, या कंठ है। अब इस म के स्थान पर क वर्ग का अनुनासिक, तो क वर्ग का अनुनासिक क्या है, ग है। इसको कैसे लिखा जाता है फिर, इस म के स्थान पर अंग, ये ग और ये अंग, इसको ही आप अंग, वांग्मय शब्द आता है, वांग्मय। समझ में आया इतना? अब इसके उदाहरण आगे यहाँ तक समझ में आया क्या, जब अनुस्वार नहीं होता है तब आगे का व्यंजन जिस वर्ग का हो उस वर्ग का अनुनासिक म के स्थान पर होता है। तो म के, ये तो यहाँ पर दिखा अम प्लस ग, तो यहाँ क्या ग क वर्ग का है तो क वर्ग का अनुनासिक हो गया ग, और यह हो गया अंग, और इसको लिखते कैसे हैं, अंग। ये थोड़ा सा मैंने अलग लिखा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अच्छी तरह से, ये अंग और इसके पेट में ये पूरा ऐसा लिखा, एक हो गया अंग। समझ में आया? कविम नमति, कविम नमति लिखना या शंसत या तो यहाँ करना ही है, लेकिन हर जगह म यदि बीच में कहीं आता है तो वो पर क्या आएगा कि जिस वर्ग का अनुनासिक है उसी वर्ग का अनुनासिक इस म के स्थान पर होता है। आगे म के आगे य, वल अनुनासिक है ना, क, ख, ग, घ, ञ, गु, ऐसा। अच्छा, लास्ट वाला अनुनासिक बोला जाता है, ग, य, म, न, न, म, ये सब आएंगे उसमें। तो ये अनुनासिक है ना, अंतिम, हर वर्ग का अंतिम व्यंजन। जैसे क वर्ग का, क वर्ग का क्या है, क, ख, ग, घ और य, क्या आया, च, छ, ज,
झ और ये य। अब जिस वर्ग का म के आगे यदि ये किसी भी ये व्यंजन आ जाए, क वर्ग का कोई व्यंजन आए तो ग बनेगा, च वर्ग का कोई व्यंजन आए तो य बनेगा, और त थ द ध न, तो म के आगे ट थ ध द ध न, और प दिख रहे हैं ना, फ ब भ म। तो ये सब लिखे मैंने, क वर्ग लिखा, च वर्ग लिखा, त वर्ग लिखा, ट वर्ग लिखा और प वर्ग। तो इसमें से क्या करना है कि म के आगे किसी कोई भी वर्ण का हो, क वर्ग हो, च वर्ग हो, त वर्ग हो, ट वर्ग हो या प वर्ग हो, इसकी कि कोई किसी भी वर्ग का हो, तो जिस वर्ग का होगा उसका अनुनासिक इस म के स्थान पर लिखना है। जैसे एक उदाहरण और लीजिए इसमें, हाँ, नृपति जयति, 3 है, न आया ना तो वहां पर नृपति जयति न आया, यहाँ पर ये नहीं आएगा। और दूसरा यो का वांग्मय, वांग शब्द होता है, वांग्मय, वांग्मय, तो इसमें क्या है, ये किस वर्ग का है, वांग्मय आता है वो शब्द, ग आएगा यहाँ पर, वांग्मय। तो ग आया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ग यानी किस वर्ग का है, क वर्ग का है, तो इसका अनुनासिक क्या आया, ग आया, तो इस म के स्थान पर ये वांग्मय, जैसे अंग है वैसे ही वांग्मय शब्द होता है। अब जैसे जैसे आगे आएंगे तो वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। हो गए, फिर एक बार मैं पढ़ रही हूँ, शब्दों के अथवा उपसर्गादि अवयवों के अंत में म हो और पश्चात कोई भी व्यंजन हो तो म का अनुस्वार होता है, परंतु म के आगे श, श, स, ह ये वर्ण आने पर अनुस्वार अवश्य होता है। जब अनुस्वार नहीं होता है तब आगे का व्यंजन जिस वर्ग का हो उस वर्ग का अनुनासिक उस म के स्थान पर होता है। म के आगे य व ल हो तो उस म का क्रमशः य व ल होता है। अब इसका उदाहरण बहुत कम आते हैं, अभी तो मुझे भी याद नहीं इसका उदाहरण, जब आएगा तब आपको बताया जाएगा। ये उदाहरण नीचे लिखे हैं, आपको इसको लिखना है। आगे दूसरा नियम, शुरुआत में एक नियम आके गया है लेकिन आपके ध्यान में है नहीं है, मुझे पता नहीं कि आगे कठोर व्यंजन आने पर लिखें,
आगे कठोर व्यंजन आने पर, किसी भी वर्ग के आगे। हाँ, ये हो गया आपका। दूसरा नियम व्यंजन संधि का। व्यंजन के वही है ना, सब वही है ना, व्यंजन के आगे व्यंजन आने पर क्या होता है, तो वो लिख रहे हैं ना, आगे या पश्चात कठोर व्यंजन आने पर पूर्व का व्यंजन जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है। क्या नियम है? आगे कठोर व्यंजन आने पर पूर्व का व्यंजन जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है। तो वहां पर हमने पहले दिखा था अध प्लस ती। तो यहाँ पर त था है ना, त वर्ग का है, तो आपको फिर ये खोलना पड़ेगा आपको कि जैसे त प्लस ई। अब क्या है यहाँ पर, तो ये कठोर है, और इसके पीछे आगे कठोर व्यंजन आने पर पूर्व का व्यंजन किस वर्ग का है, ये द किस वर्ग का है, त वर्ग का है, तो उसी वर्ग का यानी पीछे का जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है। तो इस द के स्थान पर प्रथम क्या है, त है, तो ये त प्लस ई, तो ये क्या बना, ये अति। आगे कठोर व्यंजन क्या है, त थ च छ प फ, ये कठोर है। आगे एक कठोर व्यंजन आने पर पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है। ये बहुत बार ये आगे नियम आएगा, अभी आपको आया इसलिए मैंने अभी इसको लिखवाया है। हाँ, समझ में आए? इसका क्या बना, अति बना। इसको जूम करके एक बार दिखाओ उनको, सिर्फ किए है ना। आगे तीसरा नियम, और विसर्ग संधि में लिखना पड़ेगा, और नियम लिखे इसको वहां लिखते हैं। आगे विसर्ग के बाद नहीं हो गया था ना, च छ का, तो ये विसर्ग में आ गए ना। तो अभी नियम कहाँ है, विसर्ग संधि के तो 2 ही हो गए शायद आपके, ये नहीं है ज़्यादा, तो विसर्ग अभी व्यंजन संधि के आए नहीं। शायद इतने ही आपके विसर्ग, इसके जो संधि के नियम है व्यंजन संधि के, ये 2 ही आए हैं। अभी ये नियम आया नहीं आपको आगे के, तो जो है वो क्या हो गया, नहीं वो 1 हो गया ना,
जब स अथवा दंत और तालव्य की संधि ए अब एक और एक नियम आया व्यंजन संधि का अभी तक। कौन सा नियम है? जब स अथवा तीसरा, जब स अथवा दंत वर्ग में से कोई वर्ण हो और श अथवा तालव्य वर्ग में से श अथवा तालव्य वर्ग में से कोई वर्ण हो तो उनकी संधि होती है। उनकी संधि होती है तब दंत्य वर्ग के स्थान पर दंत्य वर्ग के स्थान पर तालव्य होता है। तालव्य वर्ण होता है। तालव्य वर्ण होता है। यानी स यहाँ पर क्या है? दंत्य वर्ग लिखते हैं पहले, दंत्य वर्ग और ये तालव्य वर्ग। तो ये दंत्य स, तालव्य श, और त, थ, द, ध, न, च, छ, ज, झ और य। क्या क्या? जब स अथवा दंत्य वर्ग में से कोई भी वर्ण और श अथवा तालव्य वर्ग में से कोई वर्ण हो तो उनकी संधि होती है। क्या होती है? दंत्य वर्ग के स्थान पर तालव्य होता है। इस दंत्य वर्ग के स्थान पर कितने नंबर का है? यदि स होगा तो संधि होते समय इस स का श बनेगा, त होगा तो च बनेगा, थ होगा तो च बनेगा, द होगा तो ज बनेगा, ध होगा तो ज बनेगा और न होगा तो य बनेगा। जैसे उदाहरण ग्रामाच, जैसे उदाहरण लिखा ग्रामात च। तो यहाँ पर क्या है? त वर्ग आया और आगे तालव्य है, तो यहाँ पर त है ना, यानी त वर्ग है। तो आप क्या है? तो ये च वर्ग का तो इस त के स्थान पर को क्या होगा? ये प्रथम वर्ण है तो क्या बनेगा? यहाँ पर च बनेगा। क्या नियम है? दंत्य वर्ग के स्थान पर तालव्य होता है। तो यदि यहाँ पर कोई भी वर्ण है, ग्रामात है, तो यहाँ पर तालव्य का प्रथम वर्ण च बनेगा। तो इस त के स्थान पर क्या लिखना है? अपने को च लिखना है। तो क्या बना? ग्रामाच।
और दूसरा उदाहरण अरिन जयति। अरिन जयति। अब यहाँ पर न है और यहाँ पर ज है, तो ये क्या है, इस दंत वर्ग के आगे तालव्य वर्ण आया, बराबर। तो इनकी संधि होगी, क्या संधि होगी, पीछे का वर्ण जिस वर्ग, कौन से वर्ग का है, दंत वर्ग का है, तो ये कितने नंबर का है, अंतिम है। तो इसके स्थान पर क्या बनेगा, य बनेगा। क्योंकि ये पांचवा वर्ण है, तो तालव्य वर्ग का पांचवा वर्ण यह है। तो क्या आएगा यहाँ पर, अरिन जयति। अरिन जयति। क्या नियम हुआ, एक बार फिर से, जब स अथवा दंत वर्ग में से कोई वर्ण हो और स अथवा तालव्य वर्ग में से कोई वर्ण हो तो उनकी संधि होती है, तब दंत वर्ग के स्थान पर तालव्य वर्ण होता है। अब इसी तरह से मूर्धन्य का भी लेना है। क्या लेना है कि यहाँ पर स अथवा ये श आएगा सिर्फ, और ये तालव्य के स्थान पर मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ग, और ये तालव्य के स्थान पर मूर्धन्य वर्ण होता है। तो यहाँ पर आएगा श, सेम संधि है लेकिन तालव्य की जगह सिर्फ मूर्धन्य डाला है मैंने। तो ये ट, ठ, ड, ढ, न है, यही प्रोसीजर। क्या है वहां पर, जब स अथवा दंत वर्ग में से कोई वर्ण हो और श अथवा मूर्धन्य वर्ग में से कोई वर्ण हो तो उनकी संधि होती है, तब दंत वर्ग के स्थान पर अब यहाँ पर मूर्धन्य वर्ण होता है। हाँ, उदाहरण दूसरा आएगा सिर्फ यहाँ पर, ये लिखना है नियम आपको। तट्टिका, तो यहाँ पर त है ना प्रथम वर्ण, तो इसका क्या आएगा, त प्रथम वर्ण। ये त है तो इस त के स्थान पर इसका जो ट वर्ग का प्रथम वर्ण आएगा, इसलिए तट्टिका। पहले एक बार लिख लीजिए फिर उदाहरण दिखाते हैं। क्या नियम है एक बार फिर, जब स अथवा दंत वर्ग में से कोई वर्ण हो और श अथवा मूर्धन्य वर्ग में से कोई वर्ण हो तो उनकी संधि होती है, तब दंत वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य वर्ण होता है। तो दंत्या त स त थ द ध न और मूर्धन्य वर्ण श ट ठ ड ढ न, एक क्रम से ही, यदि त है तो ट होगा, थ है तो ढ होगा। यानी इसका मतलब क्या है, इस दंत वर्ग के आगे यदि तालव्य आता है तो तालव्य वर्ण होता है, मूर्धन्य आता है तो मूर्धन्य वर्ण होता है। इसलिए आपको ये नियम देखना पड़ेगा कि वहां पर कौन सी संधि हो रही है।
आपकी परीक्षा 2 दिन पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि अभी आपका ये प्रकरण खत्म नहीं हो रहा है, तो 2 दिन के बाद आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि आज शायद ये नियम आपके ख़त्म हो जाएंगे और जो वाक्य बचे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद 2 दिन के बाद आपको अभी टाइम दे रहे हैं कि इसका आपको स्टडी करने के लिए हो जाए, तो इसलिए अभी 2 या 3 दिन के बाद आपकी परीक्षा होगी। अभी तो कल लेने की थी, लेकिन अभी आपके संधि के नियम अभी हुए हैं, तो एक बार समझ लीजिए फिर वापस, और उसके बाद आप अच्छी तरह से स्टडी करके फिर 2-3 दिन के बाद आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी इसकी। तो पहले शुरुआत से लेकर अभी तक जो भी हुआ है प्रकरण वो सब परीक्षा में आएगा। शब्दार्थ भी आएंगे, उसके साथ कारांत इकारांत पुल्लिंगी नपुंसकलिंगी शब्द आएंगे, संधि के नियम आएंगे। आपको यदि संधि के नियम तब हो रहे अभी भी, तो अभी शुरुआत में आप सिर्फ विसर्ग संधि के नियम आप अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि वो होना चाहिए। फिर अगली परीक्षा में आपको व्यंजन संधि पूछा जाएगा। हो गया ये उदाहरण। तट टीका, दूसरा उदाहरण उद प्लस डीयते, एक उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण है उद प्लस डीयते। ये डीयते ने उड़ना होता है। अब ये उद उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर द है, द कौन सा है, त वर्ग का है, और ड किस वर्ग का है, मूर्धन्य वर्ग का है। तो इस दंत के आगे मूर्धन्य आया, तो दंत के स्थान पर, दंत है ना, उसके स्थान पर मूर्धन्य होगा। द कितने नंबर का है, यहाँ पर है, तो वहाँ पर क्या आएगा फिर मूर्धन्य का, ये द है, और यहाँ पर 1 2 3 4 द है, तो 1 2 3 4 कौन सा आया, ड। तो इस द के स्थान पर ड करना है, ड प्लस डीयते, उड डीयते। हो गया पूरा। अब इसके आगे एक विसर्ग संधि का नियम रह गया है, वो आपको लिखवाना है, एक बार लिख लीजिए। बताया है पूर्व में, लेकिन अभी जो विसर्ग संधि के आपने जो नियम लिखे हैं ना एक साथ, तो वहाँ पर ये नियम लिखना है। विसर्ग संधि के नियम जहाँ लिखा है उसी के नीचे एक नियम लिखवाना रह गया था, वो आपको लिखना है। शब्द के अंत में न हो, शब्द के अंत में न हो, और उसके बाद, उसके पश्चात, उसके बाद या पश्चात त थ च छ ट ठ च छ त थ च छ ट ठ ए वर्ण आने पर उस न का क्या होता है, उस न का अनुस्वार और विसर्ग होता है। अनुस्वार और नहीं, ये रह गया था, अनुस्वार और विसर्ग होता है। पूर्व में लिखा है, लेकिन एक जगह लिख रहे हैं ना, वहाँ पर ये नहीं लिखा है। अनुस्वार और विसर्ग होता है।
पश्चात विसर्ग का क्रमशः, क्रमशः नहीं ए से लेना है इसको, क्रम से, क्रमशः तथ हो तो स होगा, छ हो तो श होगा, और ठ हो तो श होता है, श होता है। जैसे उदाहरण वही ले लीजिए, बिडालान ताड़े थी। अभी अंत में न है ना, क्या है, शब्द के अंत में न हो और उसके पश्चात तथ च ठ, ये वर्ण में कोई भी, तथ में से कोई, छ में से कोई, ठ में से कोई, ये वर्ण आने पर उस न का विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग होता है। तो न आया तो आगे त आया है, इसलिए तो क्या करेंगे, इसका इस न के बदले में अनुस्वार होगा और विसर्ग होगा, और आगे ताड़े थी। अब ये विसर्ग के आगे तथ आया, तो यहाँ पर लिखा था हमने अभी, तो तथ आए उसका स बनता है, इसलिए इसको क्या करो, स करो। आगे और विसर्ग का एक नियम है, उसको बताएंगे और ये विषय खत्म हो जाएगा आपका विसर्ग संधि का। ये विसर्ग संधि में लिखना है आपको। हाँ, हो गया पूरा। आगे अंत में स हो, अंत में स अथवा र हो, अंत में स हो, इतना लिखो पहले, अंत में स हो और पश्चात कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो अथवा कोई भी व्यंजन न हो, व्यंजन न हो, होगा भी और नहीं भी होगा, होगा तो भी होगा, नहीं होगा तो भी होगा। व्यंजन न हो तो स का विसर्ग होता है। स का विसर्ग होता है। जैसे राम प्लस राम बना ना, वहाँ पर सी प्रत्यय, वैसे तो
राम प्लस सी, सी ई का वहाँ पर अनुबंध लोप होता है, तो राम प्लस ये स बना, ई का इडागम अनुबंध लोप हुआ। अब ये स है, और स के आगे कोई व्यंजन है नहीं है, यहाँ पर कोई व्यंजन होगा तो भी स का विसर्ग करेंगे, और अभी यहाँ नहीं है तो भी स का विसर्ग करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या बना, राम हो। तो इसका ये इडागम का लोप होता है उसका, वो इसलिए मैंने कहा कि वो पहले वैसे लिखा था कि यहाँ पर सी जस्ट आपको लिखा है ना प्रथमा विभक्ति का सी प्रत्यय, तो इसको यदि सी प्रत्यय लगाते समय ई का लोप होता है, स बचता है, और इस स के आगे कोई भी व्यंजन नहीं है, होगा तो भी इसका विसर्ग होगा, और अभी नहीं है तो भी इसका विसर्ग होगा। समझ में इतना? आगे इसके आगे उसी प्रकार सभी में आएगा, जहां जहां भी सी प्रत्यय आएगा, स लगेगा, तो इस विसर्ग का इस स का विसर्ग ही करना है। उसी प्रकार अंत में, शब्द के अंत में, वहां से चौक देना, शब्द के अंत में र हो, शब्द के अंत में र हो, और उसके पश्चात कोई भी व्यंजन हो, अथवा कोई भी व्यंजन न हो, तो र का विसर्ग होता है। इसका उदाहरण अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जब आएगा तब बताएंगे। ऐसे चौक देना, चौक। हो गया? हाँ, तो यहाँ पर पश्चात ना कोई भी नहीं, कठोर व्यंजन चाहिए यहाँ पर, कठोर व्यंजन, पश्चात कठोर व्यंजन हो, कोई नहीं, पश्चात कठोर व्यंजन हो। उसके पश्चात कठोर व्यंजन हो अथवा कोई भी व्यंजन न हो, मृदु व्यंजन होगा तो र का विसर्ग नहीं होगा। ये थोड़ा सा मेरा लिखना गलत हो गया था। उसी प्रकार शब्द के अंत में र हो और उसके पश्चात कठोर व्यंजन हो अथवा कोई भी व्यंजन न हो तो र का विसर्ग होता है। यानी इसका मतलब है मृदु व्यंजन आगे आने पर र का विसर्ग नहीं होगा। इसका उदाहरण अभी इसका उदाहरण जब आएंगे तब
आज कल बताते हैं उसका उदाहरण, अभी तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है और इसमें नहीं भी है। अभी जो बचे हुए वाक्य हैं उनको ख़त्म करते हैं। अब 7-8 वाक्य बचे हैं ना अभी, उनको ख़त्म करते तो आपका सिलेबस परीक्षा का ख़त्म हो जाएगा मेरी तरफ से। ये हो गया, समझ में आया? फिर एक बार देखना ही, अंत में स हो और पश्चात कोई भी व्यंजन हो अथवा कोई भी व्यंजन न हो तो विसर्ग का स का विसर्ग होता है। इसी प्रकार यदि र है यहाँ पर तो र के आगे कठोर व्यंजन आएगा तो उसका विसर्ग होगा, और र मृदु व्यंजन होगा तो नहीं होगा। लेकिन कोई भी व्यंजन नहीं है, समझो यहाँ पर स की जगह र है। अब ये कोई वाक्य नहीं बनता ऐसे, तो यहाँ पर क्या है, ये र आया समझो, तो इस र का क्या होगा, विसर्ग होगा। कैसे, क्यों? क्योंकि उस शब्द के अंत में र है ना यहाँ पर, और उसके पश्चात कठोर व्यंजन हो, यहाँ पर तो कोई व्यंजन है नहीं, कठोर व्यंजन हो अथवा कोई भी व्यंजन नहीं हो, कोई व्यंजन है नहीं है, तो भी इस र का क्या हो गया, विसर्ग हो गया है। इसी प्रकार अभी तक 10-15 दिनों में जो जहाँ जब से क्लास चालू तब से जो नियम आए, तो उन नियमों का एक रिवीजन 2-3 दिन में हो गया। संधि का, विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि, हाँ, इनका रिवीजन हो गया है। अब आपका बाकी, अब हमने वाक्य वहाँ पर वाक्य देख रहे थे उस दिन, तो आपको वायसो बलिम भक्षयति ये सब वाक्य थे ना, नृपतिन हरिम जयति, हरिम पीड़यति व्याधि ही, ये वाक्य बचे थे। उसमें से कुछ वाक्य हैं तो उनको एक बार हम वो ख़त्म करते लेकर। तो वाक्य क्या है, संस्कृत के हिंदी वही बचे थे ना, तो वाक्य क्या है, अधिपति अधिपतिं किंकराः अनुसरन्ति, किंकराः अनुसरन्ति। तो ये क्या है, मूल शब्द क्या है, अधिपति, आगे कौन सा शब्द है, किंकराः, और अनुसरन्ति, अनुसरन्ति चाहिए यहाँ पर। बराबर। अब कर्ता कौन है इसमें, प्रथमा विभक्ति किसकी है, प्रथमा विभक्ति अधिपति। हाँ, अधिपति कौन सी विभक्ति है, इसको पहले खोलो, यहाँ संधि नहीं हुई है, सिर्फ इसको क्या है, इसको खोल दो पहले। किंकराः, कंकराः वो विसर्ग का लोप हो जाएगा वैसे तो उसका। क्या हो गया, ये वाक्य लिखा है, यहाँ पर संधि विच्छेद हो गया था, वो संधि मैंने लिखी अभी। तो क्या है, क्रियापद क्या हो गया, मूल कौन सा है, धातु, मूल धातु श्रु सर, और उसके उपसर्ग कौन सा लगा, अणु उपसर्ग लगा, ये पीछे जाना, अनुसरण करना। हाँ, इसका अनु प्लस श्रु धातु का अर्थ क्या होता है, अनुसरण करना, पीछे जाना। एक अर्थ मिल गया इसका। इसके आप किंकर यानी, किंकर यानी सेवक, नौकर। हाँ, तो किंकर कितने हैं, बहुत सारे ना, किंकर पहले तो किंकर शब्द हो गया आपका, किंकर मूल शब्द। हाँ, और किंकर यानी
सेवक ये नौकर। अब अधिपति, मूल शब्द क्या है? अधिपति। बराबर, अधिपति ही, अधिपति। अधिपति ही शब्द है, यानी इसका अर्थ क्या है? अधिपति मतलब सेवक। अधिपति यानी मालिक, मालिक। स्वामी। अब सब के अर्थ मिल गए। अब अनुसरंती, कर्ता कौन है? अनुसर है। अनुसरंती कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? अनुसरंती मतलब बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन। बहुवचन है, तो बहुत सारे हो गए। तो कर्ता कौन है? कर्ता होगा अधिपति मतलब हाँ हाँ, किंकर। किंकर शब्द चलाओ पहले, किंकरः, किंकरौ, किंकरः, प्रथमा। तो क्या आया वहां पर? किंकरः तो फिर वो क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति तो मतलब क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता हो गया ना ये। किंकरः सेवक हो गया कर्ता। अनुसरण करना हो गया क्रियापद। और अधिपति शब्द है मूल, तो अधिपति शब्द किसके जैसे चलाना है? अधिपति चलाना है, अधिपति इकारांत पुल्लिंग जैसे, किस? कवि जैसे। कवि जैसे। तो चलाओ अधि पहले अधिपति, अधिपति ही, अधिपति ही बड़ी मतलब अधिपति, अधिपति, अधिपति ही, अधिपति, अधिपतयः कवय है। अधिपति, अधिपतियः। हाँ आगे। अधिपतिम, हाँ अधिपति, हाँ, और अधिपतिन। अधिपतिन, तो क्या हो गया? अधिपतिन, अधिपतिन हो गया द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो बहुवचन, यानी क्या क्या हो गया वाक्य में? वो क्या अधिपति बहुवचन हो गया मतलब बहुत सारे स्वामी। तो कर्ता, कर्ता कर्म बताओ ना, क्या है वो वाक्य में? क्या है? कर्म है। ये कर्म हो गया आपका। सब मिल गया, कर्ता मिल गया, क्रियापद मिल गया और कर्म मिल गया। अब पहले कर्ता को ले लो, तो कर्ता कितने हैं? बहुत हैं। तो सेवक, सेवक। आप स्वामी कितने हैं? बहुत सारे हो भी। सेवक स्वामियों के, मालिकों के, स्वामियों के, सेवक स्वामियों का, स्वामियों के अनुसरण करते हैं। यह अनुस्वार, सेवक स्वामियों के अनुसरण करते हैं। वाक्य समझ में आया? किंकर, ये शब्द ऐसा लिखा था तो किंकर रहा। इसका पहले तो मूल शब्द निकाला किंकरः, तो किंकर यह शब्द का यह कौन सा वचन हो गया? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो गया। तो ये प्रथमा विभक्ति कर्ता रूप से रहती है, तो वो कर्ता बहुवचनी है, तो क्रियापद भी बहुवचनी है। तो बहुत सारे यानी कर्ता, सेवक अनुसरण करते हैं। अब किसका अनुसरण करना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? अधिपतिन। अधिपतिन के लिए मूल शब्द खोजो पहले, अधिपति ही। तो अधिपति चलाओ, कहाँ तक चलाना है? जब तक अधिपति नहीं मिलता है तब तक चलाओ। अधिपति ही, अधिपति, अधिपतयः प्रथमा, अधिपति, अधिपति, अधिपति द्वितीय। तो ये क्या हो गया? अधिपति ना है ना, तो ये कर्म हो गया। इसका अर्थ है मालिक, स्वामी। तो क्या हो गया वाक्य? सेवक स्वामियों का, स्वामियों के अनुसरण करते हैं, या सेवक मालिकों के अनुसरण करते हैं। कहानी लिख सकते स्वामियों का। बहुत सारे स्वामी हैं। आगे का वाक्य, इसलिए हर शब्द इकारांत वगैरह मैंने चलाने के लिए बोला था, आपने चलाया होगा। ऐसा करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। आगे का वाक्य है उदधीहि, उदधी है ना, उदधिम, उदधिम गच्छावः। कर्ता कौन है? कर्ता हम्म, गच्छावा, तो
गच्छा का मतलब मी वह हम दोनों हाँ, तो हम दोनों आएंगे ना। हम आवाम वाक्य कैसे बनू, नहीं ये करता तो मैंने करता निकाला पहले तो। क्योंकि ये गच्छा वह है तो उददीम करता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। उदद यानी समुद्र, सागर। तो पहले मूल धातु क्या है इसका, मूल धातु क्या है, मूल धातु गच्छ, हाँ, गम का गच्छ, उसका अर्थ क्या है, जाना, जाना। अब यहाँ पर इसका मूल शब्द निकालो, क्या है, उदधीहि। इसलिए ये शब्द याद करने के लिए मैंने बोले थे 2-3 दिन से यानी पढ़ाने के। तो है तो उदधि हो गए ना। अब यहाँ तो आवाम ही आएगा। अब इसका अर्थ करो प्रत्येक का। आवाम यानी क्या है, हम दोनों, हम दोनों। अब उदधि शब्द है मूल, और या उदधिम है, तो जब तक उदधिम नहीं आता है तब तक चलाओ उदधि शब्द। उदधिहि, उदधयः, कैसा आएगा, उदधयः प्रथमा। हाँ, तो कवयः होता है ना वहां पर, ये हट गए ना यहाँ पर भी, उदधयः आगे। अब उदधिम आया ना, जब तक ये नहीं आता है तब तक चलाना है आपको। तो ये उदधि मैंने क्या है, उदधि शब्द का अर्थ क्या है, समुद्र। हाँ, और ये कौन सी विभक्ति है, उदधिम हाँ का प्रथम वचन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो वाक्य में करता है कर्म है, द्वितीय विभक्ति है तो कर्म हो गया। और गम गच्छ, गच्छा वह, हाँ, इसका अर्थ है जाना। मिल गए सभी शब्दों के अर्थ। हम दोनों हो गया कर्ता, समुद्र हो गया कर्म, और जाना यह क्रियापद। हम दोनों समुद्र को जाते हैं। आप गतिवाचक क्रियापद है तो आप कैसे लगाना है, क्रियापद कौन सा है, जाना, गतिवाचक क्रियापद है इसलिए द्वितीय लगी है यहाँ पर। हाँ, लेकिन अर्थ कैसे करेंगे फिर, हम दोनों समुद्र की तरफ जाते हैं, समुद्र को जाते हैं यानी समुद्र की तरफ ही जा रहे हैं ना, समुद्र को जाते हैं उसका मतलब क्या है, तरफ नहीं लगाया, वो लगा दिया। लेकिन गतिवाचक है इसलिए वहां पर द्वितीय लगी है। उसकी तरफ होगा तो भी वो द्वितीय ही लगेगी ना, सप्तमी लगती है समुद्र में, समुद्र की तरफ, समुद्र में, समुद्र के ऊपर सप्तमी लगती है। लेकिन यहाँ पर गतिवाचक क्रियापद है इसलिए समुद्र की तरफ जाते हैं। हम दोनों समुद्र की तरफ जाते हैं। समझ में आया, आगे का वाक्य, ऋषि नमामः। अब यहाँ पर भी क्या है, महा है ना, ये भी कैसे है, हाँ हाँ, ये अभी यहाँ पर करता हो सकता है क्या, यहाँ पर भी ये कौन सा वचन है, मूल पहले निकालो। यहाँ मूल शब्द कौन सा है, हाँ मैं पूछ, ऋषि ही मूल शब्द है। हाँ, और इसका एक कौन सा वचन है पहले तो खोजो। हाँ, तो उसको पहले बोलो, जब तक ऋषि नहीं आता है तब तक ऋषि ही ऋषि। वैसे कर्ता में भी ऋषि आता है, कर्ता में भी ये ऋषि आता है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन भी ऋषि है, लेकिन यहाँ पर नमामः दिया है। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पर,
नमस्कार करते हैं। तो नमामः यानी क्या हो गया? हम मतलब हम सब। ऋषि कितनी है? ऋषि द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है, दो हो गए ना फिर। ऋषियों को हाँ, नमस्कार करते हैं। हम सब ऋषियों को, हम सब, ये हम सब हो गया। दो ऋषि भी लिखेंगे। अब ये ऋषि कितनी है? द्विवचन है, तो दो ऋषियों को नमामः यानी नमस्कार करते हैं। हम सब, नमामः यानी हम सब, ऋषि द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है इसलिए कर्म हो गया, और नमामः यानी नमस्कार करना। हम सब दो ऋषियों को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार के बाकी के वाक्य हम कर लेते हैं। शास्त्र नहीं है, माता जी नहीं है। दीदी है, दीदी है। बंद किया। दीदी को कैसे